साहित्य निधि में प्रस्तुत है प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी का लिखा हुआ उपन्यास मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार थे। इनके इस उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपन्यास मैला आंचल के संक्षिप्त संस्करण का पाठन 6 भागों में पूरा करूंगी। मैला आंचल उपन्यास के 6 भाग के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रत्येक भाग में लिखे मिलेंगे, जिससे आप उपन्यास का श्रवण, मनन और अध्ययन निर्बाध रूप से कर सकें। तो प्रस्तुत है मैला आंचल का भाग 1। गांव में ये खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मलेट्री ने बथरा चतरू को गिरफ्त कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई। ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुसहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था। ठीक आग में भुनी मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों तक पड़ी रहीं। कौवा भी नहीं खा सकता था। मलेट्री का पहरा था। मुसहरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खानसामा है, वो झूठ बोलेगा? पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लरसिंह, ये सब गुअर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से एक खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मलेट्री के सिपाही पकड़कर ले गए हैं। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है। अब बड़े घर की हवा खाए बच्चे। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने न पाए। रस्सी से बांधो, पहले ही कहा था कि ये एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर डरते हुए मलेट्री वालों को डाली पहुंचाने चले। बिरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपए का सामान है। ये रुपया 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना। तुम लोगों के चलते मलेट्री वाले कोठी के बगीचे में हैं। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ प्रसाद ने जेब से पलिया टोपी निकाल कर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके माँ काली को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं। बैल घास खा रहे हैं। मलेट्री वाले जमीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं। मूढ़ी फाँक रहे हैं और बहरा चतरू भी कंबल पर ही बैठकर मूढ़ी फाँक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतार कर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मेमियाँ उठा। आ रे, ये क्या है? आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राज पारबंगा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। ओ, आप तहसीलदार हैं? ठीक बात, हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमी हैं। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है, यहीं बागान की ज़मीन में। मार्टिन साहब, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ये ज़मीन बहुत पहले दे दिया। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली ज़मीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं।
फिरारी सुराजी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है, 1,000, 2,000, 5,000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है, इसको क्यों बांध कर लाया है, इसने क्या किया है? हुजूर, ये सुराजी बालदेव गोप है, 2 साल जेल खट कर आया है। इस गांव का नहीं, चन्नन पट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है, खद्दड़ पहनता है, जय हिंद बोलता है। तो इसको बांधा है काहे? अरे बालदेव, साहब के किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे ये तो बालदेव है सर, ये रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जाए हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदारी खाते और नक्शे को तजवीज़ करके कहा, हुजूर, जमीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। ठाकुर रामकृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जात में जन्म दिया है, इसी के बल पर बहुत बाबू बबुआन, हाकिम हुक्काम और अमला फैला से हेलमेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर, पब्लिक के भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गुसाई जी रमैन में कहिन हैं, धन्य भाग प्रभु दर्शन दीना। हुजूर, सेवक का नाम राम कृपाल सिंह, बल्द गरीब नेवाज सिंह, मुतफ़ा जात राजपूत, मोकाम गढ़बुंदेल राजपुताना, हाल मोकाम मेरीगंज। सिंह जी, हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए, सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में मदद कीजिए सब मिलकर, यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले। यादव टोली के लोग एक एक कर नज़र बचाकर 9-2-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांध कर लाने वालों का साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री आवेगा। आप लोग बांस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज का इंतजाम कर देगा। तहसीलदार साहब, आप हैं, बलदेव प्रसाद तो देश का सेवक है ही, और सिंह जी हैं, आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सबने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दलबल के साथ चले। खस्सी में मिया रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली आपसियर बाबू थे प्रफुल्लो बनर्जी, और उनका किरानी जीतन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे। पूर्णिया जिले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर निलहे साहबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खंडहर राही बटोहियों को आज भी नील युग की भूली हुई कहानियां याद दिला देते हैं। कोना करके नई दुल्हन के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपने गाड़ीवान से कहता है, जरा यहाँ गाड़ी धीरे धीरे हाँकना, कनिया साहब की कोठी देखेगी। यही है मैके साहब की कोठी, वहाँ है नील महीने का हौज। नई दुल्हन उहार के पर्दे को हटाकर घूंघट को जरा पीछे खिसकाकर झांकती है। झरभेर के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थरों का ढेर, कोठी कहाँ है? दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता है। अर्थात हमारे गांव के पास साहब की कोठी थी, यहाँ साहब मेम रहते थे। गंगा स्नान करके लौटते हुए तीर्थ यात्रियों की बैलगाड़ियाँ यहाँ कुछ देर तक रुक जाती हैं। गाड़ियों से युवतियाँ और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास जाते हैं। बुढ़िया जंगली जड़ी बूटी खोजती हैं। ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। रौथट स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोशी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोशी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। लेकिन बैसाख से लेकर आषाढ़ तक आसपास के हलवाए चरवाहे भी इस वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबनी ताड़ी, रोकसाला मोटर गाड़ी। अर्थात ताड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है। तड़बन्ना के बाद ही एक बड़ा मैदान है
जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, वंध्या धरती का विशाल अंचल, इसमें दूब भी नहीं पनपती। बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियाँ। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है। वही है मेरीगंज की कोठी। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधानुसार इन्हीं तीनों दलों में बटे हुए हैं। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक राज पारबंगा के तहसीलदार हैं। तहसीलदारी उनके खानदान में 3 पुश्त से चली आ रही है। इसी के बल पर तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे जमीन के एक बड़े काश्तकार हैं। कायस्थ टोली को गांव की अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं। राजपूत टोली के लोग कहते हैं कैथ टोली। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। इनके दादा महारानी चंपावती के स्टेट के सिपाही थे और विश्वनाथ प्रसाद के दादा तहसीलदार। कहते हैं कि जब महारानी चंपावती और राज पारबंगा में दीवानी मुकदमा चल रहा था तो विश्वनाथ प्रसाद के दादा राज पारबंगा स्टेट की ओर मिल गए थे। स्टेट वालों को महारानी के सारे गुप्त कागजात हाथ लग गए और महारानी मुकदमे में हार गईं। काशी जाने से पहले महारानी ने राम कृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघे जमीन की लिखा पढ़ी कर दी थी। राम कृपाल सिंह कहते हैं कि उनके दादा ने महारानी को एक बार डकैतों के हाथ से अकेले ही बचाया था। इसी के इनाम में महारानी ने दान पत्र लिख दिया था। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। यादवों का दल नया है। इनके मुखिया खिलावन यादव को 10 बरस पहले तक लोगों ने भैंस चराते देखा है। दूध घी की बिक्री से हुए पैसों की बात जब चारों ओर बुरी तरह फैल गई तो खिलावन को बड़ी चिंता हुई। महीनों तहसीलदार के यहाँ दौड़ते रहे, सर्किल मैनेजर को डाली चढ़ाई, सिपाहियों को घी दूध पिलाया और अंत में कमला के किनारे 50 बीघे जमीन की बंदोबस्ती हो सकी। अब तो 150 बीघे की जोत है। बड़ा बेटा सकलदीप अररिया बैरगाछी में नाना के घर पर रहकर हाई स्कूल में पढ़ता है। खिलावन सिंह यादव को लोग नया मातबर कहते हैं, लेकिन यादव क्षत्रिय टोली को अब गुअर टोली कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। यादव टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है। 4 बजे दिन से ही शोभन मूची ढोल पीटता रहता है। ढाक ढिन्ना। ढोल की हर ताल पर यादव टोली के बूढ़े बच्चे जवान दंड बैठक और पहलवानी के पैतरे सीखते हैं। सारे मेरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15। गांव की मुख्य पैदावार है धान, पाट और खेसारी। रब्बी की फसल भी कभी कभी अच्छी हो जाती है। डिस्टी बोट के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। आपसियर बाबू ने तहसीलदार साहब और राम कृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं। सबों ने सुना था, दुनिया में धन क्या है। तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वे कहाँ पाएंगे। यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफ़ी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बैंग हैं, तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो, हमारा कसूर माफ़ कर दो। उस दिन से खिलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम्ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराए हो? तुम्हारी मौसी मेरी चाची होगी, हम तुम भाई ठहरे। खिलावन की डेरा वाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है। जिस घर में एक बूढ़ी नहीं, उस घर का भी कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं, दूध घी देखूं कि गोबर गुहाल। बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक घर घर घूमकर कुटाई पिसाई करती फिरती थी और आज गांव की मालकिन जाकर उसे सारे घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के हर एक टोले में घूमता रहा। डिस्टी बोट से मिस्त्री जी लोग आए हैं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुलैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। ततमा टोली अर्थात तंत्रिमा क्षत्रिय टोली में महंगू दास के घर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं।
गांव की औरतें घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही हैं। अब रात भर गोईठा जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर। पोलिया टोली, तंत्रिमा छत्री टोली, यदुवंशी छत्री टोली, गहलोत छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया, 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हल फाल कोड़ कसान बंद रखें। करना ही क्या है, एक अस्पताल का घर, एक डॉक्टर बाबू का घर, एक भंसा घर अर्थात रसोई घर और एक घर फालतू। 7 दिनों में ये सब काम रैट हो जाएगा। धनुकधारी टोली के तनुक लाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हर हाल काम काज बंद करने से मालिक लोग मजूरी तो नहीं देंगे। 1-2 दिन की बात रहे तो किसी दिन खेपा भी जा सकता है, 7 दिन तक बिना मजूरी के ये जरा मुश्किल मालूम होता है। ततमा और दुसाद टोली के लोगों की बात जाने दीजिए, उनकी औरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला में कादो पानी हिड़कर 1-2 सेर गैची मछली निकाल लाएंगी, 4 सेर धान का हिसाब लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टालों के पास धरती खरोच के चूहों की मादों को कोड़कर भी कुछ घास जमा कर लेंगी, नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू खाड़ लाएंगी। रौथट हाट में कटिहार मिल के कुल्ली लोग 4 आने सेर खमर आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है, यदि मालिक लोग आधे दिन की भी मजूरी दे दें तो काम चल जाए। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोला की ओर चला। विशंभर बाबू तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोला का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी अस्पताल में कोई मदद नहीं करेंगे, कहते थे अस्पताल का मालिक मुख्तियार है विश्वनाथ और बलदेवा। बालदेव जब सिंह जी के दरवाजे पर पहुंचा तो सिंह जी घोड़े पर सवार हो चुके थे, शायद कटिहार जा रहे हैं। यात्रा पर टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे हुए थे, किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक साथ जय हिंद कहा। शिव शक्कर सिंह के बेटे हरगौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? आप लोगों का कृपा से सब अच्छा है। बाबू साहब, आप स्कूल से कब आए? बालदेव ने पास में पड़े हुए खाली मोड़े पर बैठते हुए पूछा। सुना कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबू साहब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है, हम तो आप लोगों के सेवक हैं। आप तो लीडर ही हो गए, आजकल कांग्रेस ऑफिस का चौका बर्तन कौन करता है? हरगौरी अचानक उबल पड़ा, अरे भाई, सभी काशी चले जाओगे? पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या गए, पंडित जमाहिर लाल हो गए। कांग्रेस ऑफिस में वोल्टियरी करते थे, अब अंधों में काना बनकर लीडरी छाटने आया है। स्वयं सेवक न घोड़ा का दुम। बाबू साहेब, मुंह खराब क्यों करते हैं? आप विद्वान हैं और हम जाहिल, हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मार कर बेगार खोज रहे हैं। चोर सब, उठ जाओ दरवाजे पर से। हरगौरी तमतमा कर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हाँ हाँ करके हरगौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से आपका गुस्सा ठंडा हो तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ जम गई। हरगौरी का लड़कपन किसी को पसंद नहीं। शिव शंकर सिंह भी सुनकर दुखित हुए। लीडरी करे या वोल्टियरी, तुमको किस बात की चिढ़ लगी? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छा बालदेव, बुरा मत मानना, हंसी दिल लगी में उड़ा दो, छोटा भाई है। शिव शक्कर मौसा, बाबू साहब गाली गलौज करके मारने उठे, मगर कोई लाजमान अर्थात अपशब्द बात मुंह से निकालते हैं? पूछिए सबों से। महात्मा जी कहीन हैं। नीम के पेड़ पर एक कागा काय काय कर उठा। हरगौरी गुस्से से थरथर कांप रहा है। ये लोग भी अजीब हैं। 1 घंटा पहले बालदेव की टोकरी भर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कर रहे थे, और अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा है। ग्वाला होकर लीडरी। गुअर टोली वाले हंसेरी अर्थात बलवा करने वाला दल लेकर आ रहे हैं।
एक लड़का दौड़ता हाँफता आकर खबर दे गया। हैं? गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे से बंधे हुए बैलों ने चौकन्ने होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चढ़ती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही हैं। कुत्ते भूखने लगे। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गौरी बेटा रे, आंगन में आजा बेटा रे, गुअर टोली का कलिया पगला गया है। हरगौरी की माँ छाती पीटती और रोती हुई आई और हरगौरी को घसीटकर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे बात क्या हुई? भाला निकारो छत्तर, हमारी गंगाजी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल रे। अरे बात क्या है? हंसेरी क्यों? कौन किसका जवाब देता है? किसे फुर्सत है? सारे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हर गौरी की माँ अब शिवशंकर सिंह को आंगन में बुला रही है, चिल्ला रही है। गुअर टोली का रौदी बूढ़ा आया है। गुअर टोली में बूढ़े बच्चे खौल रहे हैं कि हरगौरी ने बालदेव को जूते से मारा है। कुकुरू का बेटा कलचरना काली क्रिया अर्थात कसम खाया है। हरगौरी का खून पिएंगे। आंगन में आ जाओ गौरी के बाबू। ओ, बालदेव दौड़ा। आप लोग अकुताइए मत, हम देखते हैं, नासमझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से, महावीर जी की जय जय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जय जयकार कर उठी। बोलिए एक बार प्रेम से, गन्ही महात्मा की जय जय। ए शांति शांति, चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए हैं वो अच्छा नहीं। अपना कान देखे बिना कौवा के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या ये समझदार आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे थे, इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का ये रास्ता नहीं। सचमुच ज्ञानी आदमी हैं बालदेव जी। आंदोलन, अनशन और क्या हिंसावाद। किसी ने समझा, ज्ञान की बोली समझना सभी के बूते की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? अंटसंट। कलिया कहता था उपास करेंगे बालदेव जी। कलिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे, कालीचरण तुम बहुत बहादुर नौजवान हो, लेकिन जोश में होश भी रखना चाहिए। हम खुश हैं लेकिन उपास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर नहीं आ जाते तो कालीचरण इस पार चाहे उस पार कर देता। अरे हरगौरिया, कल का छोड़ा स्कूल में 4 अक्षर पढ़ क्या लिया, लाट साहब हो गया है? अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मोछ हो गया है और अपना सकल दीप से 2 क्लास नीचे ही पढ़ता है। एकदम फेलियर है, इस साल भी फेल हो गया है। उसका बाप मास्टर को घूस देने गया था। मास्टर गुस्सा कर बोला, भागो नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते हैं कि लाल बाग मेला में लाल पढ़ना में पास हो गया है। लाल पढ़ना? बात बनाने में दुलरिया से कोई जीत नहीं सकता। लाल पढ़ना नहीं समझे? हा हा खी खी खी, लाल पढ़ना। ढाक ढिन्ना। चलो रे, अखाड़ा का ढोल बोल रहा है। सदगुरु हो, सदगुरु हो। महंत साहब सदा ब्राह्म बेला में उठते हैं। हो रामदास, आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ। सतगुरु हो, ये कभी जो बिना जगाए जागे। रामदास हो जी रामदास। रामदास आंखें मलते हुए उठता है। बाहर निकलकर आसमान में भुरुकवा अर्थात भोरे का तारा को देखता है। फिर रामडंडी अर्थात 3 तरवा को खोजता है। अभी तो बहुत रात बाकी है। महंत साहब आज बहुत पहले ही जग गए हैं। माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। सरकार, रात तो अभी बहुत बाकी है। रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ, एक दिन जरा सवेरे ही सही। सो मत, धूनी में लकड़ी डाल दो, कोठारिन को जगा दो, सतगुरु साहब ने सपना दिया है। लक्ष्मी उठी, उठकर महंत साहब के आसन के पास आई। हाथ जोड़कर साहब बंदगी किया और आंखें मलते हुए कुएं की ओर चली गई। लक्ष्मी के रग रग में अब साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। साहब की दया है। और ये रामदास, गुरु जाने इनकी मति गति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगत में रहकर भी जो नहीं सुधरा वो अब कब सुधरेगा। भक्ति भाव न जाने दे बहुतू, पेट भरे से काम। बस 2 ही गुण हैं, सेवा अच्छी तरह करता है और खंजड़ी बजाने में बेजोड़ है। अरे हो रामदास, फिर सो गए हो क्या? गंगा जली में जल भर दो। सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपस्थित मूर्तियों की गिनती लेता है। रानीगंज के 3 गो मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना देले हतुन।
जायला कहे हियंत कहे हतिन बलु सरकार से आज्ञा ले ली है। बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लगलहन है, दुकान में सबुरदाना न भेटाई है। कोठारिन लक्ष्मी दासिन को रोज इसी समय बकबक झकझक बहुत बुरा लगता है। सत्संग से प्राप्त की हुई मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है, लेकिन क्या करें। मठ के इस नियम को यदि जरा भी ढीला कर दिया जाए तो साधु बैरागी 1 महीने में मठ को उजाड़ देंगे। बाहर के साधुओं के लिए 4 ही दिन रहने का नियम है, मगर रानीगंज की मूर्तियों को खुद सोचना चाहिए, यहाँ कोई कुबेर का भंडार तो नहीं। लक्ष्मी, महंत साहब कहते हैं, लक्ष्मी आज भर रहने दो। भंडारी, जितनी मूर्ति आज हैं सबों का बाल भोग अर्थात जलपान और प्रसाद अर्थात भात आज लगेगा। सभी मूर्ति बैठ जाइए, आज सदगुरु साहब सपना देहीन हैं। धूनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए। सभी मूर्ति फिर धूनी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए। लक्ष्मी की आसनी महंत साहब के आसन के पास ही लगती है। सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। आज मध्य रात्रि में सतगुरु साहब सपने में मेरे आसन के पास आए। हम जल्दी के उठ के साहब बंदगी किया। हमको दया भाव देके साहब कहिन, सेवादास तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नैनों का जोत बड़ा विलक्षण है। हम भेग बदल के आए और तू पहचान लिया। तुम्हारे ज्ञान नेत्र में दिव्य जोत है, सो तुम्हारे गांव में परमारथ का कारज हो रहा है और तुमको मालूम नहीं। गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव में अस्पताल खोलकर परमारथ का कारज कर रहा है। तुम सारे गांव को एक भंडारा दे दो। कह के साहब अंतर्ध्यान हो गए। हमारी निद्रा भंग हो गई। सतगुरु के विरह में चित्त चंचल हो गया। विरह अगिन तन कैसे बूझे, ग्रहबन अंधकार नहीं सूझे। आखिर सतगुरु आज्ञा शब्द विचार कर चित्त को शांत किया। महंत साहब के सपने की बात तुरंत गांव भर में फैल गई। बालदेव हरगौरी संवाद और यादव सेना के अचानक हमले ने गांव की दलबंदी को नया जीवन प्रदान कर दिया था। अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए हैं, सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। बिरसा मांझी ने कहा है, संथाल टोली की सभी औरतें आकर मिट्टी लगा देंगी आज। अलबत्त मिट्टी लगाती हैं संथाले ने, पुख्ता मकान भी मात। अगले शनिच्चर को डॉक्टर बाबू आएंगे। बालदेव जी डिस्ट्रीब्यूट से सभी सामान ले आए हैं। भैंस चरमन बाबू ने बालदेव जी से दस्तखत करा लिया है। भैंस चरमन बाबू जरूर यादव ही होंगे। किसी दूसरी जाति का नाम ऐसा क्यों होगा, भैंस चरमन बाबू? तहसीलदार के यहाँ जाकर देखो, कुर्सी ब्रींच, बड़े बड़े बक्से में दवा, बाल्टी, कठौत, लोटा, पानी का कल गाड़ा जाएगा जैसे रौतहट का मेला में गड़ता है। शनिच्चर को ही महंत साहब का भंडारा है, पूड़ी जलेबी का भोज। सारे गांव के औरत मर्द बूढ़े बच्चे और अमीर गरीब को महंत साहब खिलावेंगे। सपनौती हुआ है। यादव टोली का किस्नू कहता है, अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबाजी होकर जो रखैलिन लगता है वो बाबाजी नहीं, ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो? रखैलिन नहीं दासिन है, किसी और को सिखाना। 5 बरस तक मठ में नौकरी किया है, हमसे बढ़कर कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर परमेश्वर तो है। महंत जब लक्ष्मण दासिन को मठ पर लाया था तो वो एकदम अबोध थी, एकदम नादान, एक ही कपड़ा पहनती थी। कहाँ वो बच्ची और कहाँ 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात को लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते थे, उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। रोज सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती थी। उसकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थी। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी माँ मर गई हो। वैसा ही चंडाल ये रमदसवा, वो साला भी अंधा होगा, देख लेना। महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरैनिया गया था। हमने सोचा कि 4 रात तो लक्ष्मी चैन से सो सकेगी। ले बलैया, बाघ के मुंह से छूटी तो बिलार के मुंह में गई। उसके बाद लक्ष्मी ऐसी बीमार पड़ी कि मरते मरते बची। पाप भला छिपे। रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए, एकदम चौपट। हमारा 3 साल का दरमाहा बाकी रखा है, भंडारा करता है। हम लोगों को साधु नहीं समझते हैं। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे। सभी शास्त्र पुराण के पंडित।
मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे। बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी। लेकिन जब महंत दासिन को लाया, लोगों की राय बदल गई। बसुमतिया मठ के महंत से इसी दासिन को लेकर कितने लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए। बसुमतिया का महंत कहता था, लक्ष्मी दासिन का बाप हमारा गुरु भाई था, इसलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। सेवादास की दलील थी, लक्ष्मी का बाप जिस मठ का सेवक था वो मेरी गंज मठ के अधीन है, इसलिए लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की ही हुई। सेवादास के वकील साहब ने समझा कर कहा था, महंत साहब, इस लड़की को पढ़ा लिखा कर इसकी शादी करवा दीजिएगा। महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया था। वकील साहब, लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह होगी, लेकिन आदमी की मति को क्या कहा जाए। मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई है, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने के पहले ही महंत सेवादास की आंखें अपनी ज्योति खो चुकी थीं। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उनकी क्या हालत होती। अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते। धर्म भ्रष्ट हो गया है, बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो, आखिर साधु है। किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया है। तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बिरादरी वालों को भात और गैर जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। सिंह जी ने अपनी सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूड़ी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खिलावन के यहाँ पिछले साल माँ के श्राद्ध में जैसा भोज हुआ सो तो सबों ने देखा ही है। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया है। चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत ने कहा है कि बिलेक में एक बुरा चीनी का दाम है 1 नंबरी, अर्थात 100 रुपये का नोट। 4 मन चीनी 2 नंबरी। जीवनदास, बालदेव जी आए हैं, बनगी बालदेव बाबू। बनगी नहीं, जाए हिंद बोलो, जाए हिंद। हाँ जी, इस टोले में कितने लोग हैं, हिसाब करके बताओ तो। औरत मर्द बच्चों को बिछोड़ना क्या गिनना नहीं जानते। बेरंची कहाँ है। बालदेव जी घर घर घूमकर मर्दशुमारी कर रहे हैं। बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पोलिया टोले में 7 कौड़ी 4 नहीं, 4 कौड़ी 7। ततमा टोली में पूरे 5 कौड़ी। दुसाट टोली में 2 कौड़ी। कोयरे टोली में 6 कौड़ी 3। यादव टोली का हिसाब कालीचरण कर रहा है। भगवान जाने सिपहिया टोली के लोग इसमें भी मीन मेघ निकाल कर बखेड़ा न खड़ा करते हैं। क्या ठिकाना है। बावनों ने तो साफ इनकार कर दिया है। यदि बावनों के लिए अलग प्रबंध नहीं हुआ तो सरब संगठन नहीं खाएंगे। बावन भोजी नहीं हुआ तो फिर भोज क्या। महंत जी से कहना होगा, बावन हैं ही कितने, सब मिलाकर 10 घर। महंत साहब ने सब सुनकर कहा, सतगुरु हो, सतगुरु हो। 52 लोगों का अलग इंतजाम कर दो बालदेव बाबू, इसमें हर्जी क्या है। नहीं हो तो उन लोगों का प्रबंध मठ पर ही कर दो। इसी समय लक्ष्मी दासिन ने आके खबर दी, सिपहिया टोला के लोग भी नहीं खाएंगे। हीबरन सिंह का बेटा आकर कह गया है, ग्वाला लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हम लोगों के गांव का आटा घी चीनी अलग दे दिया जाए, हम लोग अलग बनवा लेंगे। सतगुरु हो, ये तो अच्छा बखेड़ा हुआ। अब यादव लोग कहेंगे कि धानुक लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हीबरन सिंह के बेटे ने तो यह भी कहा कि बालदेव यदि इंतजामकार रहेगा तो महंत साहब का भंडरा भंडुल होगा। गुरु हो, गुरु हो। तो महंत साहब, हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी। वाह रे, ये भी कोई बात है। महंत साहब, मैं कह देती हूँ, यदि बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध करने का भार दिया तो समझ लीजिए कि भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूँ, लक्ष्मी ने कहा। बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की। निगाहें ऊपर उठीं और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वो खो गया। आंखों में समा गया बालदेव शायद। मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायत बैठी है। बालदेव जी को आज फिर भाषण देने का मौका मिला है। लेकिन गांव की पंचायत क्या है, पुरैनिया कचहरी के राम मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती हैं और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जा रहा है। सिंह जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, उस दिन यदि हम घर में रहते तो खून की नदी बह जाती।
कालीचरण चुप रहने वाला नहीं है। वाह रे, दरवाजे पर एक भले आदमी को बेइज्जत करना इंसान आदमी का काम है। तहसीलदार साहब कहते हैं, अस्पताल तो सबों की भलाई के लिए बन रहा है, इससे सिर्फ हमारा ही फायदा नहीं होगा। ओवरसियर बाबू कह गए थे कि तहसीलदार साहब जरा मदद दीजिएगा। हम अपने मन से तो अगुआ नहीं बने हैं, तुम ही बताओ खिलावन भाई। बालदेव भाखन के लिए उठना चाहता था कि लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंच परमेश्वर। मानो बिजली की बत्ती जल उठी, सन्नाटा छा गया। सफ़ेद मलमल की साड़ी के खूंट को गले में डालकर लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी है। पंच परमेश्वर। लक्ष्मी। महंत साहब शून्य में हाथ फैलाकर टटोलते हुए कहते हैं, लक्ष्मी तुम चुप रहो। लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती गई, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहाँ आपस में मेल मिलाप नहीं, वहाँ जो कुछ ना हो वो थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोखी हैं। सतगुरु साहब कहीन हैं, जहाँ मेल तहाँ सरग है। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानुष जन्म पाकर हम परमारथ के बदले स्वार्थ देखें तो इससे बढ़कर क्या पाप हो सकता है। परमारथ में जो विघ्न डालते हैं वो मानुष नहीं है। आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं, जग भंग करने वालों को पुराण में क्या कहा है सो तो जानते ही हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि सब कोई भेदभाव त्याग के एक होकर के परमारथ कारज में सहयोग दीजिए। आप लोग तो जानते ही हैं, परमारथ कारज देह धरो, यह मानुष जन्म अकारथ जाए। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर से विनय है, झगड़ा त्याग कर मेल बढ़ाइए। सतगुरु साहब गांव का मंगल करेंगे, आगे आप लोगों की मर्जी। बालदेव ने लक्ष्मी की ओर देखा और मानो नशे में उठकर खड़ा हो गया। प्यारे भाइयों, बोलिए एक बार प्रेम से, गंधी महात्मा की जय। यादव टोली के नौजवानों ने जय जयकार किया। प्यारे भाइयों, कोठारिन साहब जितना बात बोली सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी हम हैं। हमारे कारण ही गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम तो सबों का सेवक हैं, हम कोई विद्वान नहीं हैं, शास्त्र पुराण नहीं पढ़े हैं, गरीब आदमी हैं, मूर्ख हैं, मगर महात्मा जी के प्रताप से, भारत माता के प्रताप से मन में सेवा भाव जन्म हुआ है और हम सेवा का बाना ले लिया है। आप लोगों को तो मालूम है, जय मंगल बाबू जो मिनिस्टर हुए हैं अपना दस्तखत भी नहीं जानते हैं, बहुत छोटी जात का है। वो भी गरीब आदमी थे, मूर्ख थे, मगर मन में सेवा भाव था और महात्मा जी उसको मिनिस्टर चुन लिए। महात्मा जी कहिन हैं, वैष्णव जन तो उसको कहते जो पीर बराई जानता रे। मोमेंट में सब गोराम लेटरी हमको पकड़ा तो मारते मारते बेहोश कर दिया। पानी मांगते थे तो मुंह में पेशाब कर देता था। बालदेव जी का भाखन शुरू होते ही पंचायत में फिर कानाफूसी शुरू हो गई। राजपूत टोली के लोग और भी जोर जोर से बातचीत करने लगे। बालदेव के भाखन के इस रोमांचक अंश ने जरा असर किया। मुंह में पेशाब करने की बात सुनते ही पंचायत में फिर सन्नाटा छा गया। बालदेव ने झट अपनी कमीज खोल ली। चारों ओर घूमकर पीठ दिखलाते हुए उसने अपना भाखन जारी रखा। आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो देख सकते हैं। अरे बाप, चीता भाग की तरह देह हो गया है, धन्य है। चौधरी जी बालदेव जी से राय लिए बिना कुछ नहीं करते हैं। ये अपने गांव का भाग है कि बालदेव जी जैसे हीरो आदमी यहाँ आकर रहते हैं। अपना गांव भी अब सुधर जाएगा जरूर। सुनो, सिंह जी क्या कहते हैं। बालदेव, तुम यहाँ से चले जाओगे तो ये मेरी गंज गांव का दुर्भाग होगा, शर्म की बात होगी। गांव में तो लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं। दो हंडी एक जगह रहें तो ढनमन होना जरूरी है। तुम लोगों का काम है गांव में मेल मिलाप बढ़ाना, गांव की उन्नति करना। इसमें जो बाधा डालता है वो अधर्मी है। तुम लोग देश के सेवक हो। खल और कुटिल लोगों को सुमार्ग पर चलाना तुम ही लोगों का काम है। गोसाई जी ने रामायण में पहले खल और कुटिल की ही वंदना की है। तुम गांव से मत जाओ। तहसीलदार और हम तो छोटे बड़े भाई हैं, बचपन से साथ खेले कूदे, लड़े झगड़े और फिर मिल गए। आओ जी तहसीलदार भाई, हम लोगों के खानदान को बदनाम करते ही हैं कि कायस्थ और राजपूत ने मिलकर महारानी चंपावती के स्टेट को ही पार कर दिया। अब हम लोग फिर एक बार मिल जाएं। सिंह जी ने अपना लंबा चौड़ा वक्तव्य समाप्त करते हुए पंचायत में बैठे लोगों की ओर देखा। पंचायत में जोर का ठहाका पड़ा।
लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एकदम बम भोलानाथ है सिंह जी, मन में कोई सात पांच नहीं रखते, सादा दिल के आदमी हैं। सिंह जी ने तहसीलदार को हाथ से पकड़कर उठा लिया। दोनों गले मिलने लगे। बोलिए एक बार प्रेम से, गाहनी महात्मा की जय। जय जय। अब भंडारा जमेगा। 2 दिन से तो ऐसा मालूम होता था कि लोगों के पत्तल में परोसी हुई पूरी जलेबी अब गई तब गई। उस दिन कीर्तन और नाच करेंगे। बालदेव जी को रात में नींद नहीं आती है। मठ से लौटने में देर हो गई थी। लौट कर सुना खिलावन भैया की तबीयत खराब है, आंगन में सोए हैं। यदि कोई आंगन में सोया रहे तो समझ लेना चाहिए कि तबीयत खराब हुई है, बुखार हुआ है या सर्दी लगी है अथवा सिर दर्द कर रहा है। जिसको आंगन वाली अर्थात पत्नी ही नहीं, वो आंगन में क्यों सोएगा? आंगन में सोने का अर्थ है आंगन वाली के हाथों की सेवा प्राप्त करना। खाने के समय भौजी से मालूम हुआ पेट में बाय हो गया है। कड़वा तेल लगाकर पेट ससारते समय गोंगो बोलता था। भौजी भी बहुत अनमनी थी और दिनों की तरह बैठकर बातें नहीं की भौजी ने। भौजी बोरसी अर्थात अंगीठी के पास बैठकर हुक्का पीती रहती थी। बालदेव जेल की गप सुनाता रहता। बालदेव जी आज पंचायत की गप भौजी को सुनाते, लेकिन आज गप जमाने का लक्षण नहीं देखकर सोने चले आए। नींद नहीं आती है। जेल का बीटी कंबल आज बड़ा गड़ रहा है। खद्दर की धोती मैली होने पर बहुत ठंडी हो जाती है। बार बार लक्ष्मी दासिन की याद आती है। आते समय कह रही थी, आज यहीं प्रसाद पा लीजिए बालदेव जी। प्रसाद, लक्ष्मी के शरीर की सुगंध। आज माँ की याद भी आती है। गांव के लोग बालदेव को टुरवा कहते थे। सुनकर माँ गुस्सा होती थी। बाप के मरने से कोई टूअर अर्थात अनाथ नहीं होता। बाप मरे तो कुंवर, माँ मरे तब टूअर। मेरा बालदेव तो कुंवर है, मेरा बालदेव टूअर नहीं। ऐसा लगता है माँ ने अभी तुरंत ही पीठ सहलाई है। याद आती है माए जी की। माए जी राम किशुन बाबू की स्त्री। पहले पहल सभा हुई थी चन्नन पट्टी में। सभा में राम किशुन बाबू, उनकी स्त्री, चौधरी जी और तैवारी जी आए थे। अलबत्त रूप था राम किशुन बाबू का। बड़ी बड़ी आंखें, भाकन देते थे जैसे बाघ गरजे। सुनते हैं जब वकालत करते थे तो बहस करते समय पुरानी कचहरी के छत से पलस्तर झड़ने लगता था। क्या मजाल कि हाकिम उनके खिलाफ राय दे दें। लेकिन महात्मा जी का उपदेश सुनकर एक ही दिन में सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। स्त्री के साथ गांव गांव घूमने लगे। माए जी के पाँव की चमड़ी फट गई थी, लहू से पैर लथपथ हो गए थे, लाल उड़हुल। माए जी का दुख देखकर, राम किशुन बाबू का भाकल सुनकर और तैवारी जी का गीत सुनकर वो अपने को रोक नहीं सका था। कौन संभाल सकता था उस स्थान को? लगता था कोई खींच रहा है। गंगा रे जमुनवा की धार नैनवा से नीर बही, फूटल भरभतिया के भाग भारत माता रोई रही। माए जी की पाँव की चमड़ी फट गई थी, भारत माता रो रही थी। वो उसी समय राम किशन बाबू के पास जाकर बोला था, मेरा नाम सुराजी में लिख लीजिए। उस दिन की सभा में 3 आदमियों ने नाम लिखवाया था, बालदेव, बावन दास और चुन्नी गोसाई। चौधरी जी उसे जिला ऑफिस में ले आए थे। माए जी बराबर ऑफिस आती थीं। कभी गुस्सा होते नहीं देखा माए जी को। जब बोलती थीं तो हंसकर। एक बार देहात से लौटते समय उसको बुखार हो गया था। देह जल रहा था, सिर फटा जा रहा था, कोई होश नहीं। रात में आँख खुली तो जी बड़ा हल्का मालूम हुआ। कैसे हो बालदेव भाई? कौन? बावन? गर्दन उल्टाकर देखा, माए जी पास ही कुर्सी पर बैठी हुई हैं। कैसे हो, बोलो। बुखार था तो देहात क्यों गया था? सो? माथे पर हाथ रखते हुए माए जी बोली थी, बुखार उतर गया है। माए जी के हाथ रखते ही नींद आ गई थी। दूसरे दिन बावन दास ने कहा, माए जी को जैसे ही मालूम हुआ कि तुमको बुखार है, वैसे ही मुझे साथ लेकर ऑफिस आई। जंतर लगाकर बुखार देखते ही चिल्लाने लगी, पानी लाओ, पंखा दो। उसी समय से माथे पर पानी की पट्टी देती रहीं 12 बजे रात तक। भगवान भी कैसे हैं, अच्छे आदमी को ही अपने पास बुला लेते हैं। 2-3 साल के बाद ही राम किशुन बाबू एक ही दिन के बुखार में स्वर्गवास हो गए। हे भगवान, उस दिन माए जी की ओर कौन देख सकता था? देखने की हिम्मत ही नहीं होती थी। प्यारू को सबों ने चारों ओर से घेर लिया। डॉक्टर साहब का नौकर है। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? तुम्हारा नाम क्या है? कौन जात? दुसाद मत कहो, गहलोत बोलो, गहलोत, जनेऊ नहीं।
बालदेव जी प्यारू को भीड़ से बाहर ले आते हैं। भाई, तुम लोगों ने आदमी नहीं देखा है कभी? जाओ अपना काम देखो। हलवाई जी लोगों के पास कौन है? बालदेव जी सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। राम किशुन आश्रम में लीडर लोग इसी तरह सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। ड्राइवर जी, ठेकेदार जी, हरिजन जी। पूछताछ के बाद मालूम हुआ प्यारू डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया है। रॉथर स्टेशन में जो हेमा पोथी डॉक्टर साहब थे, प्यारू उनके यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। डॉक्टर साहब देश चले गए। सुना कि मेरीगंज में एक डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, सो प्यारू डॉक्टर बाबू के पास नौकरी करने आया है। चूड़ा गुड़ का जलखे अर्थात जलपान करके प्यारू बालदेव जी से कहता है, डॉक्टर बाबू का सामान कहाँ है? टेबल कुर्सी लगाना होगा, अलमारी को झाड़ना पोछना होगा, पानी के ढोल के पास एक बॉल अर्थात कठौत रखना होगा, एक साबुन और एक गमछा। डॉक्टर साहब बाबू आते ही पहले साबुन से हाथ धोएंगे। सचमुच प्यारू डॉक्टर का पुराना नौकर है। टेबल कुर्सी ठीक से लगा दिया है। 3 पैर वाली लोहे की सीढ़ी पर पानी का ढोल रख दिया। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कड़ी में ललमुनिया अर्थात एल्युमिनियम का कठौत बिठा दिया है। ढोल में कल लगा हुआ है। कल टीपने से पानी गिरता है। बक्से से गमछा निकालकर वहीं लटका दिया है। खस्सी बकरी की अंतड़ी का भीतरी हिस्सा जैसा रोयादार होता है, वैसा ही गमछा है। साबुन? साबुन नहीं है। अरे कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं, गसकौआ साबुन चाहिए। भगत की दुकान में गमकौआ साबुन कहाँ से आवेगा? कटिहार में मिलता है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकौआ साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गमगम करने लगता है। तहसीलदार साहब कहते हैं, कमली दीदी से साबुन मांग कर ला दो। सचमुच प्यारू पुराना डाकदरी नौकर है। बड़े मौके से वो आ गया, नहीं तो इतना इंतजाम कौन करता। बेला झुक गया है, अब डॉक्टर बाबू भी आ जाएंगे। तहसीलदार साहब कहते हैं, भुरकुआ उगने से पहले ही बैलगाड़ियों को रवाना कर दिया है। साथ में गया है अगमू चौकीदार। सारा गांव महक रहा है। मेले में ठीक ऐसी ही महक रहती है। तहसीलदार साहब के गुहाल में हलवाई लोग सुबह से ही पूड़ी जलेबी बना रहे हैं। पूड़ी बनाकर ढेर लगा दिया है। गांव के बच्चे सुबह से ही जमा हैं। राजपूत और कायस्थों के बच्चे दूसरे टोले के बच्चों को उधर नहीं जाने देते हैं। भागो, छू जाएगा। सिंह जी खुद जाकर खिलावन सिंह यादव को पकड़ लाते हैं। तहसीलदार, देखो इसके पेट में बाय उखड़ गया है। भोज खाने के पहले ही अन्न सर्जी हो गई है। अरे भाई, औरतों की तरह रूठने से क्या फ़ायदा? तुम ही कहो तहसीलदार, हम ठीक कहते हैं या नहीं? लड़ो झगड़ो और फिर गले मिलो, ये रूठने का क्या माने? हमको तो बालदेव से मालूम हुआ। जाकर देखो तो काग भुसुंडी इनके कान में मंत्र पढ़ रहा है। ए बालदेव सुनो, डॉक्टर साहब आए तो पहले इसी का इलाज कराओ। कहना कि 8वां महीना है। हा 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 हा। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आ रहे हैं? कहाँ? पसियारी टोला के पास 5 बैलगाड़ियाँ आ रही हैं। अगमू चौकीदार आगे आगे दौड़ता हुआ आ रहा है। डॉक्टर साहब टोपा पहने हुए हैं। अगमू आ गया। कंधे पर क्या है? बक्सा? काम काज छोड़कर सभी जमा हो गए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हट जाइए, अगमू कहता है। डॉक्टर साहब बोले हैं इंतजाम से रखना, ठेस नहीं लगे, बेतार का खबर है। बालदेव जी कहते हैं, रेडी है। रेडी अर्थात रेडियो। अब सुनिएगा, रोज बम्बे कलकत्ता का गाना, महात्मा जी का खबर, पटुआ का भाव सब आएगा इसमें। तार में ठेस लगते ही गुस्सा कर बोलेगा, बेवकूफ़, बिना मुंह धोए पास में बैठे ही तुरंत कहेगा, क्या आपने आज मुंह नहीं धोया है? जुल्म बात। डॉक्टर साहब, सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। डॉक्टर साहब भी हंसते हुए हाथ जोड़ते हैं। बालदेव जी जय हिंद कहते हैं। देखा देखी कलिया भी आजकल जय हिंद कहता है। प्यारू शामियाने में कुर्सी लाकर रखता है। डॉक्टर साहब के हाथ से टोप ले लेता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग एकदम लाल है, लाल टेस। मोच नहीं है क्या? नहीं, मोच सफाचट कटाए हैं। बालदेव जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, रास्ते में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? सब तैयार है, भोजन कर लिया जाए। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है, राज पारबंगा के तहसीलदार हैं। इनका नाम राम कृपाल सिंह है, सिपह राजपूत टोली के मालिक हैं। इनका नाम राम खिलावन यादव है, यादव छतरी के टोले के मर्डर हैं। इनका नाम कालीचरण है, बड़ा बहादुर नौजवान है। और ये लोग स्कूलियाँ हैं। आइए बाबू साहब,
आप लोग डॉक्टर साहब से बतियाइए। इस गांव के महंत साहब ने अस्पताल होने की खुशी में गांव वालों को आज भंडारा दिया है। डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर सबों को फिर नमस्कार करते हैं, कहते हैं, हम अभी नहीं खाएंगे, सबको खिलाइए। सचमुच प्यारू पुराना नौकर है। देखो, डॉक्टर बाबू ने सबसे पहले साबुन से हाथ धोया। मठ से महंत साहब, कोठारे लक्ष्मीदासन, रामदास और 2 मूर्ति आए हैं। महंत साहब की बैलगाड़ी के आगे एक साधु तुरही फूंकता हुआ आ रहा है। धू तू 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 धू। और तुरही की आवाज़ सुनते ही गांव के कुत्ते दल बांधकर भौंकना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे नवजात पिल्ले तो भौंकते भौंकते परेशान हैं। नया नया भौंकना सीखा है ना। सबसे पहले काली थान में पूड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर 2 पूड़ियाँ फेंक दी जाती हैं, जंगल के देव देवी और भूत पिशाच के लिए। इसके बाद साधु और बाभन बोझ। बालदेव जी ने बहुत कहा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। प्यारू ठीक कहता था, डॉक्टर लोग हलवाई की बनाई पूड़ी जलेबी नहीं खाते। कल के चूल्हे पर प्यारू डॉक्टर साहब के लिए भात बना रहा है। जल्दी से विजय अर्थात खाना पीना खत्म हो तो बेतार के खबर का गाना सुने। क्या आज गाना नहीं होगा? हाँ भाई, कल कब्जा की बात है, इतनी जल्दी कैसे होगा? फिर कटिहार जंक्शन में रेलगाड़ियों और मिलों का भी इतना शोरगुल होता होगा कि यहाँ तक खबर आ भी नहीं सकेगी। बीझे बीझे, हर टोले के लोग अलग अलग पंगत में बैठो। अपने अपने बगल में एक फाजिल पत्ता लगा देना भाई, अपने अपने घर की जनाना लोगों के लिए, कम बेस नहीं। महंत साहब रात में भोजन नहीं करते हैं। सतगुरु हो डॉक्टर साहब, आपको कितना मुसहरा मिलता है? 200? हाँ, यहाँ ऊपरी आमदनी भी होगी। असल आमदनी तो ऊपरी आमदनी है। बहुत अच्छा हुआ, गांधी जी तो अवतारी पुरुष हैं। डॉक्टर साहब, आज से करीब 5 साल पहले एक बार हमारी आंखें आईं। उसके बाद 2 महीने तक आंखों में लाली छाई रही। पुरैनिया के सिविल सर्जन साहब को 50 रुपया फीस देकर दिखलाया। बहुत दिनों तक इलाज भी करवाया, मगर बेकार। अब तो आप आ गए हैं, अपने घर के डॉक्टर हुए। लक्ष्मी दासन टकटकी लगाकर डॉक्टर साहब को देख रही है। कितना सुंदर पुरुष है। बेचारे का इस देहात में मन नहीं लग रहा है। नौकरी कोई भी हो, आखिर नौकरी ही है। मन घर पर टंगा हुआ होगा। बीवी बच्चों की याद आती होगी। कुछ दिनों में मन लग जाएगा, फिर बाल बच्चों को भी ले आवेंगे। अचानक वो पूछ बैठती है, आपके घर पर और कौन कौन है डॉक्टर बाबू? जी, डॉक्टर ने जरा हकलाते हुए कहा, जी मेरा कोई नहीं, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। लक्ष्मी समझ लेती है कि यह सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि उसने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों। मेरा कोई नहीं? लक्ष्मी का भी तो इस संसार में कोई नहीं। जी, मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी सोचती है, उसका दिल इतना नरम क्यों है? क्यों वो डॉक्टर को देखकर पिघल गई? ये अच्छी बात नहीं। सतगुरु मुझे बल दो। सतगुरु के सिवा कोई भी उसका नहीं। माँ की याद नहीं आती। पसराहा मठ के पास अपनी झोपड़ी की याद आती है। सुबह होते ही बाबूजी कंधे पर चढ़ाकर मठ पर ले जाते थे। महंत राम गुसाई कितना प्यार करते थे। आ गई लच्छो, ले मिश्री खाएगी, चाह पिएगी? भंडारी एक कटोरे में चाह चूड़ा दे जाता था। बाबूजी ठकर महंत साहब के लिए गांजा तैयार करते थे। 1 चिलम, 2 चिलम, 3 चिलम। पीते पीते महंत साहब की आंखें लाल हो जाती थीं। कभी कभी बाबूजी भी थर थर कांपने लगते थे। भंडारी दही लाकर देता था। खा लो रामचरण भाई, नशा टूट जाएगा। बाबूजी को महंत साहब बहुत मानते थे। कोई काम नहीं, दिन भर महंत साहब की धूनी के पास बैठे रहो, गांजा तैयार करो, चिलम चढ़ाओ। मठ पर ही हमारा खाना पीना होता था। गांव में जब हैजा फैला तो बाबूजी को महंत साहब ने कहा, रामचरण तुम मठ पर ही रहो। उन दिनों दिन भर में कभी चिलम ठंडी नहीं होने पाती थी। एक दिन महंत साहब का बीजक जल गया। न जाने कैसे चिलम की आग बीजक पर गिर पड़ी। महंत साहब ने रोते हुए कहा था, रामचरण साहब क्रोध की हीन है, दंड भोगना पड़ेगा, अमंगल होगा। दूसरे ही दिन मठ के एक साधु का पेट मुंह चलने लगा, अर्थात कैदस्त होने लगी। दूसरे दिन उस साधु ने देह त्याग दिया तो महंत साहब बीमार पड़े। बाबूजी ने महंत साहब की बड़ी सेवा की। शरीर त्यागने के पहले महंत साहब ने कहा था, रामचरण एक बार आखिरी चिलम पिलाओ बेटा। बाबूजी चिलम तैयार करने के लिए धूनी से आग ले ही रहे थे कि धूनी में ही उल्टी होने लगी। महंत साहब ने शाम को
और बाबूजी ने सुबह को काया बदल दिया। भंडारी ने दूर से बाबूजी का दर्शन करा दिया था। भंडारी ने कहा था, मरे हुए आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, आई। लक्ष्मी कुनमुनाती हुई उठती है। उस दिन बीजक छूकर कसम खाए थे और आज फिर पुकारने लगे। सदगुर हो, तुम्हारी बुलाहट कब होगी? बुला लो सदगुर अपने पास दासी को। लक्ष्मी, महंत साहब चित्त को शांत कीजिए, सतगुरु का ध्यान कीजिए। माया, सब माया है लक्ष्मी, एक बार पास आओ। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़, लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस्त नहीं होगी। हाथ है या लोहार की सड़सी, दंतहीन मुख का दुर्गंध, लार। महंत साहब सुनिए, रामदास धूनी के पास ही है। महंत साहब, अरे रामदास, रामदास, जल्दी उठो जी, महंत साहब को क्या हो गया है? महंत साहब को सतगुरु ने अपने पास बुला लिया। सुबह को सारे गांव के लोग जमा होते हैं। महंत साहब सिद्ध पुरुष थे, इच्छा मृत्यु हुई है। रात को बैठकर गांव के बूढ़े बच्चे को खिलाकर आए और रात में ही चोला बदल लिए। दुनिया में ऐसी मरनी सबों को नसीब नहीं होती। ज्ञानी महात्मा थे। बालदेव जी कहते हैं, बड़े भाग से ऐसे लोगों का दर्शन मिलता है। हमको तो दर्शन मिला, लेकिन सेवा का अवसर नहीं मिला। हमारा अभाग है। बालदेव जी, आप तो दास हैं। लक्ष्मी कहती है, जी, मेरी माँ भी दास थी, मांस मछली छूती तक नहीं थी। तब तो आप गर्भदास हैं, फिर कंठी क्यों नहीं ले देते? बालदेव जी जरा होठों पर हंसी लाकर कहते हैं, कोठारिन जी, असल चीज है मन, कंठी तो बाहरी चीज है। दूसरा साधु होता तो कंठी को बाहरी चीज कहते सुनकर गुस्सा हो जाता। रामदेव गुस्साई होते तो तुरंत चिमटा लेकर खड़े हो जाते, गाली गलौज करने लगते। लेकिन लक्ष्मी शांत होकर कहती है, कंठी बाहरी चीज नहीं है बालदेव जी, भेक है ये। आप विचार कर देखिए, जैसे आपका ये खद्दड़ कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी को पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराज तो नहीं कहिएगा। लक्ष्मी की बातों का जवाब देना सहज नहीं। जब जब लक्ष्मी से बातें होती हैं, बालदेव जी को नई बातों की जानकारी होती है। आप कहती हैं तो ले लेंगे कंठी। किससे लीजिएगा? आप ही दे दीजिए। लक्ष्मी हंस पड़ती है। शोकाकुल वातावरण में लक्ष्मी की मुस्कुराहट जान डाल देती है। कितने सूधे हैं बालदेव जी, मुझे गुरु बनाना चाहते हैं। नहीं बालदेव जी, मैं आपको आचार्य जी से कंठी दिलाऊंगी। आचार्य जी काशी में रहते हैं। मैं आपको अपना बीजक देती हूँ, इसका रोज पाठ कीजिए। बीजक पाठ से मन निर्मल होता है, अंतर की ज्योति खुलती है। बीजक एक छोटी सी पोथी, ज्ञान का भंडार। बालदेव जी का दिल धक धक कर रहा है। लक्ष्मी कहती है, सब हाथ का लिखा हुआ है। उस बार काशी जी से एक विद्यार्थी जी आए थे, बड़े जतन से लिख दिया था, मोती जैसे अक्षर हैं। बीजक से भी लक्ष्मी के देह की सुगंध ही निकलती है। इस सुगंध में एक नशा है। इस पोथी के हर एक पन्ने को लक्ष्मी की उंगलियों ने परस किया है। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सुपंडित होए। लक्ष्मी को देखने से ही मन पवित्र हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत कुमार। जात? नाम पूछने के बाद ही लोग यहाँ पूछते हैं जात। जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जाति के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ तो हर आदमी जाति पूछता है। प्रशांत हंसकर कभी कहता है, जाति? डॉक्टर। डॉक्टर? जाति डॉक्टर बंगाली हैं या बिहारी? हिंदुस्तानी, डॉक्टर जवाब दे देता है। जाति बहुत बड़ी चीज है। जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से ही पिंड नहीं छूट सकता। ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण, गोत्र क्या है, मूल कौन है। शहर में कोई किसी से जाति नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना। लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। प्रशांत अपनी जाति छिपाता है। सच्ची बात यह है कि वो अपनी जाति के बारे में खुद नहीं जानता। यदि उसे अपनी जाति का पता होता तो शायद उसे बताने में झिझक नहीं होती। तब शायद जात पात के भेदभाव पर से उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं हटता। तब शायद ब्राह्मण कहने में उसे गर्व अनुभव करता। हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखाने के लिए भी प्रशांत को कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। रात भर वो जगा रह गया था। प्रशांत कुमार,
पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण, सब झूठ। बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल की तराई की किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहा होगा। प्रशांत कुमार नामक उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा है, ऐसा वो सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के रिक्त पोस्ट में आकर बैठ गए थे। बचपन से ही वो अपने जन्म की कहानी सुन रहा है। घर की नौकरानी, बाग का माली और पड़ोस का हलवाई भी उसके जन्म की कहानी जानता था। लोग बरबस उसकी ओर उंगली उठाकर कहने लगते थे, उस लड़के को देखते हो ना, उसे उपाध्याय जी ने कोशी नदी में पाया था। बंगालिन डॉक्टरनी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर लोगों के चेहरों पर जो आश्चर्य की रेखा खिंच जाती थी और आंखों में जो करुणा की हल्की छाया उतर आती थी, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा है। एक लावारिस लाश को भी लोग वैसी ही दृष्टि से देखते हैं। शेष कहानी अगले भाग 2 में।